नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज के शो की शुरुआत हम यहां पर सोने के साथ ही करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कच्चे तेल में यहां पर क्या हो रहा है, जहां पर फिर से तेजी आते हुए देखी है हमने। नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो यहां पर भी ओवरनाइट 10% के गेन्स देखने को मिले हैं। यह बात यह है कि रशिया ने यहां पर जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है उसकी कैपेसिटी अब घटा के 20% कर दी है, जिसका सीधा फायदा हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा। साथ ही शो में बात करेंगे यहां पर सोने में, जहां पर भाव 50,000 के ऊपर तो वापस लौटे हैं, लेकिन किस तरह की मांग बाजारों में है और यूएस फेड मीटिंग के 2 दिन पहले और अगले 2 दिन तक आपको किस तरह से यहां पर कारोबार करना है बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की। यहां पर हमने एक रिबाउंड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आता हुआ देखा है। हालांकि भारतीय बाजारों में अभी रिसेंटली हमने देखा है ज्यादातर खाने की तेल की कंपनियों ने अपने दाम रिटेल लेवल पे घटाए हैं। कैसे देखेंगे इन वॉलेटिलिटी प्राइसेस को, ये भी करेंगे बात। लेकिन जैसे कहा, सबसे पहले बात यहां पर सोने चांदी की कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, वीपी मेहता कमोडिटीज के वीपी राहुल कलांत्री, जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेटे, और खाने के तेल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। आशीष जी, आपसे शुरुआत करेंगे। और जिस तरह की उठापटक हमने सोने के भावों में आते हुए देखी है, वॉलेटिलिटी यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। हमने ऑलमोस्ट 1680 के स्तर नीचे आते हुए देखे और अब 1740 के आसपास के लेवल्स फिर से हैं। जो उठापटक है वो इन्वेस्टर्स में, ट्रेडर्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री और खरीदारों के लिए ऑन ग्राउंड इसके क्या मायने हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। आपने सही कहा कि पिछले 8-15 दिनों में वोलेटिलिटी हैज बीन द नॉर्म, और जितना ट्रेडर्स और एनालिस्ट जितना उसको वोलेटिलिटी को माइन्यूटली देखते हैं, वैसे रिटेल काउंटर पे कस्टमर नहीं देखते हैं। उनको ब्रॉडली ये रेट की पता चलता है। तो अभी 50,000 के आसपास है, उसके नीचे जो रेट गया था उससे लोगों में उत्साह है। और 50,000 आई थिंक कस्टमर्स के मन में एक लेवल है जो उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया है। तो भले वोलेटिलिटी है, लेकिन 50,000 के आसपास रेट आने से हम रिटेल लेवल पे एक्साइटमेंट देख रहे हैं और लोगों की खरीदारी बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिन में श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा और उसके बाद पूरा फेस्टिवल सीजन है, गणपति है, नवरात्रि, दिवाली। तो आगे चल के फिजिकल डिमांड अच्छा होगा। और इफ 50,000, 50-500 के रेंज में अगर भाव रह गया तो आई एक्सपेक्ट द सीजन टू बी वेरी गुड। से यहाँ पर रक्षाबंधन है, अगस्त एंड में गणपति है, और उसके बाद इट्स पूरी स्ट्रीम है यहाँ पर साल के अंत तक फेस्टिवल्स की। एक महीना उसमें शायद बचा है, एक महीना भी नहीं बचा है। तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या इन लोअर लेवल्स पे हमने रजिस्ट्रेशंस या बुकिंग्स आते हुए देखी हैं खरीदारी के लिए? राइट, आगे गणपति के हिसाब से लोग प्री बुकिंग शुरू कर देते हैं, और वो पिछले 2 वीकेंड से हम लोग देख रहे हैं कि जनरली ऑफ सीजन में भी वीकेंड्स में अगर खरीदारी अच्छी होती है, सो दैट बोर्ड्स वेल फॉर द कमिंग फेस्टिवल। और वो मूवमेंट हमें दिख रही है। सिल्वर में भी अच्छा खासा बाइंग हो रहा है, तो सिल्वर भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। और कस्टमर, बहुत बारी मैंने देखा है कि कस्टमर, हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे स्मार्ट निकलता है और उसको कस्टमर को बॉटम प्राइस परफेक्ट पता चलता है, जो रिटेल कंज्यूमर है वो। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि कंज्यूमर को ये लग रहा है कि ये बॉटम आ गया है और बाइंग वापस आते हुए मैं देख रहा हूँ। ओके, अनुज, आपने सुना आशीष जी को भी, कस्टमर को भी लग रहा है कि बॉटम आ चुका है, यहाँ से प्राइसेस शायद नीचे नहीं जाएंगे, और उसी तरीके का रिएक्शन हमने भाव में आते हुए देखा भी है। क्या ये मान के चला जाए कि 75 बेसिस पॉइंट का जो हाइक फेड कर सकता है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी तरीके से फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं इन लेवल्स पर? जी दीपाली जी, बिल्कुल। जिस तरीके का हमने मार्केट के अंदर मोमेंटम देखा है, अभी रिसेंटली $1680 को मार्केट ने टेस्ट किया था, वहां से करीबन $1720-1722 यहाँ पर आया है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो वहाँ भी 50,000 के नीचे तक आने के बाद अगेन 50,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लोअर लेवल बाइंग यहाँ देखने को मिली है, और ये माना जा रहा है कि फेडरल बैंक का जो आउटकम है 0.75 बेसिस का, वो यहाँ पर डिस्काउंटेड है, क्योंकि हमने देखा है कि एक रिकवरी पूरे ही कमोडिटी पैक में देखने को मिली है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो बेस मेटल हो, चाहे वो गोल्ड हो। यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी है, बॉन्ड यील्ड आज हम देखें तो करीबन 1% के आसपास गिरी हुई है। यहाँ पर जो ईसीबी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे उसके बाद से बढ़त कंटिन्यूस बनी है। तो मुझे लगता है कि अभी एक बाउंस बैक जो है यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट शॉर्ट कवरिंग के थ्रू होती हुई दिख रही है, मगर इंटरेस्टिंग ये है कि अब जो मोमेंटम होगा वो फेडरल बैंक की मीटिंग की स्टेटमेंट के बाद होगा।
क्योंकि स्टेटमेंट में उनका क्या नजरिया है यूएस इकोनॉमी को लेकर वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो क्या देख रहे हैं या इन्फ्लेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो इन दोनों के ऊपर आगे जो मोमेंटम है वो डिसाइड रहेगा। मगर जैसा कि फेस्टिवल सीजन भारत में स्टार्ट होने वाला है और हम देख भी रहे थे कि जुलाई के बाद से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि एक रिकवरी गोल्ड के प्राइसेस में आ सकती है, तो उसी ट्रेंड में हमें लगता है कि यहाँ पर मार्केट ट्रेंड होता हुआ दिखाई देगा। इनिशियली जो हम टारगेट देख रहे हैं वो करीबन 1735 से लेकर $1740 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं और 51,000 तक के लेवल आपको डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स में देखे जा सकते हैं। तो ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स हुआ है। टेक्निकली अगर फॉलो करें तो मार्केट ओवर सोल्ड जोन में था जहां से हम एक रिकवरी देख रहे हैं और डिमांड भी एक्सपेक्ट है कि थोड़ी बहुत यहाँ से बढ़ सकती है क्योंकि प्राइसेस काफी लोअर लेवल पर हैं। तो फंडामेंटल टेक्निकली हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा बाउंस बैक गोल्ड सिल्वर का देखने को मिल सकता है। आशीष जी, आपसे एक और सवाल, आईजेएस भी है यहाँ पर अगस्त में, तो जैसे कहा कि तैयारियां यहाँ पर बहुत जोर शोर से अब यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। किस तरह की खरीदारी हमने एज ऑफ नाउ बनते हुए देखी है? क्या इन्वेस्टमेंट लोग खरीद रहे हैं, ज्वेलरी बाइंग है, वेडिंग सीजन की बाइंग यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है? ऑन ग्राउंड, क्योंकि अब 5% का इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी हद तक फैक्टर इन हो चुका है, आप कहेंगे बाजार एक सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और खरीदारी वापस है? राइट, इसमें बिकॉज द रेट्स हैव कम डाउन 50,000 के आसपास, तो मैं इन्वेस्टमेंट डिमांड भी देख रहा हूँ और एक्चुअल ज्वेलरी डिमांड भी देख रहा हूँ, दोनों की डिमांड है। अगर आप मार्केट में पूछेंगे तो पिछले 2-3 महीने से थोड़ा लुकवाम था, लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे, तो लोगों के पास जो रिटेल काउंटर पे इन्वेंट्री लेवल भी थोड़ा कम हो गया था, तो इसके चलते रिटेल सेलिंग के लिए होलसेल में भी डिमांड अच्छी खासी आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ऑल्सो आशीष जी, जैसे अनुज ने कहा कि भाव यहाँ से और बढ़ सकते हैं, 50 के नीचे के हम स्तर देख चुके हैं, 51 तक के टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, बाजार एक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, फेड रेट हाइक के बाद एक नीजर्क रिएक्शन में ऊपरी स्तर पे भी हम शायद आता हुआ देखेंगे। ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे यहाँ पर खरीदारों को जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, फिजिकल में सोना खरीदना है? मैं ऑलवेज लॉन्ग टर्म सोने में बुलिश रहता हूँ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल 5,000 सालों से कॉमन मैन के साथ दिया है वो आगे चल के भी देगा। तो किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो इट इज राइट टाइम, और आगे फेस्टिवल में खरीदारी करनी है या आगे शादी है घर में, तो ये 50,000 इज अ गुड सपोर्ट और गुड प्राइस फॉर इवन रिटेलर्स एंड रिटेल कस्टमर्स टू बाय। ओके, तो ज्वेलरी की खरीदारी करनी हो या करना हो इन्वेस्टमेंट, ये बेहतर लेवल्स हैं, तो शुरुआत कीजिए। यही आशीष जी का व्यू है इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी बाइंग के हिसाब से। लेकिन राहुल, क्विकली गोल्ड पर तो एक कमेंट दीजिए ही, क्या आप भी मानते हैं इन लेवल से खरीद के चलना चाहिए? दूसरा ये सिल्वर पर भी साथ साथ अपने व्यूज दीजिए। दीपाली, हमने देखा है कि लास्ट हम डेली चार्ट पे देखे तो ट्रिपल बॉटम बना है गोल्ड के अंदर, जो कि $1680 के वहां पे बना हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि फ्राइडे को ईसीबी के रेट हाइक के बाद हमने गोल्ड में अच्छी बढ़त बनते हुए देखी, और हमें लगता है कि ये कल तक जारी रहना चाहिए। बट कल इवनिंग के बाद हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में एक बार फिर से थोड़ा बाउंस देखने को मिलेगा, तो हमें हो सकता है कि थर्सडे मॉर्निंग में एक डीप मिले, पर हम चाहते हैं कि वो डीप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए इन्वेस्टर ने। वहीं पे हम यदि सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में हम मल्टीपल टाइम देख रहे हैं कि $19 को क्रॉस करने में सिल्वर को दिक्कत होती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि सिल्वर आने वाले कुछ समय के लिए $18 से $19 के बीच में ही मूव करते हुए दिखेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि ये बेस मेटल के अंदर काफी अच्छी बढ़त बनती हुई दिख रही है, एक तेजी आती हुई दिख रही है, तो इसका बेनिफिट जरूर सिल्वर को देखने को मिलेगा। बट जब तक $19 को क्रॉस नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे सिल्वर में। ओके, चलिए ठीक है, तो ये व्यू आपको मिला है गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही। चलिए, शुक्रिया आशीष जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, सोने चांदी पर, ज्वेलरी डिमांड पर, क्या आउटलुक बढ़ रहा है, उन तमाम बातों पर। आगे बढ़ते हुए एनर्जी पैक पर एक नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। लगातार दूसरे दिन हमने क्रूड प्राइसेस में एक तेजी बनते हुए देखी है। $160 के ऊपर ब्रेंट के प्राइसेस फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे और WTI क्रूड में भी तेजी का ही मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। घरेलू बाजार में भी 7800 के ऊपर प्राइसेस टिकते हुए दिख रहे हैं। 130 रुपए की मजबूती फिलहाल बनी हुई है। क्या व्यू है इन लेवल से? अनुज, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं क्रूड पर अपने क्लाइंट्स को?
दीपाली जी, क्रूड हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में एक रिकवरी के तौर पर आता हुआ दिखाई दिया है और करीबन 7800 के आसपास एमसीएक्स में ट्रेड कर रहा है। देखिए, थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे अप्रोच है, क्योंकि अगर हम पूरे ही महीने में देखें तो काफी वॉलेटाइल रहा है। ऊपर में 108 109 डॉलर के आसपास और नीचे करीबन 98 97 डॉलर के आसपास मूव करता हुआ दिखाई दिया है। और ये रेंज जो है काफी टाइट रेंज इसने बनाई है। अब धीरे धीरे हमें लगता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। अगर आप पूरे महीने के चार्ट को देखेंगे तो 8000 के ऊपर जाने में सक्षम नहीं रहा है और वहीं से करेक्शन आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। 8000 के आसपास अगर मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, और नीचे अगर 7500 के आसपास मिलता है तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि हमने कल भी देखा था, 7500 के आसपास से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। हालांकि फंडामेंटल जाए तो दोनों साइड के ही आपको फंडामेंटल देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहें। करीबन 8000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड हम सजेस्ट कर रहे हैं और 7500 के आसपास हम खरीदारी का ट्रेड भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो इस रेंज के अगर बीच में मूव रहता है तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो करीबन 107 108 डॉलर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे में 98 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो ये रेंज मुझे लगता है कि मार्केट में इंटैक्ट रहेगी। हालांकि फेडरल बैंक की मीटिंग का आउटकम आने के बाद, स्टेटमेंट आने के बाद हम थोड़ी सी और क्लैरिटी आते हुए देखेंगे, जहां पर हम अगेन एक प्राइस मोमेंटम देखेंगे। मगर फिलहाल तब तक मुझे लगता है कि क्योंकि एक बड़ा इवेंट है तो एक रेंज के अंदर ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन राहुल, नेचुरल गैस में एक बड़ा एक्शन आते हुए हमने देखा है। ओवरनाइट करीबन 10% की तेजी है और गैसप्रॉम की वजह तरफ से एक और स्टेटमेंट कि अब कैपेसिटी घटा के 20% कर दी जाएगी। क्लियरली वो प्राइसेस में तो है 705 के स्तर आपके पास सामने, और 2% की तेजी फिर से यहाँ पर क्या व्यूज हैं और क्या लेवल्स देख सकते हैं हम? बिल्कुल सही बात कहा मनीषा आपने कि कल हमने जो स्टेटमेंट आते हुए देखे, तो उसके बाद हमने नेशनल गैस में एक जबरदस्त जंप आते हुए देखा, और जो हम देख रहे थे कि 690 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो आज हमने वो भी टूटते हुए देखा है। सेकंड पार्ट है कि हमने देखा कि यूएस का जो वेदर है वो नॉर्मल से ज्यादा वार्म है, और उसके वजह से कूलिंग के लिए हमें नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हुई देखने मिलेंगी। आने वाले समय में विंटर सीजन आएगा, और विंटर सीजन में भी बिकॉज ऑफ सभी के कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में सारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर लगे हुए हैं, तो उस वजह से कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में डिमांड बढ़ती हुई दिखेंगी। हमें लगता है आने वाले समय में फिर से हम 9.5 डॉलर के आसपास के लेवल को भी टच करते हुए देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं घरेलू मार्केट में देखें तो 740 755 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय हुई क्रूड पर, नेचुरल गैस पर स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, एडिबल ऑयल पैक, स्पेशली पाम ऑयल पर भी लेंगे व्यू पीवी मेहता से, एक ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात अब खाने के तेल की करेंगे, जहां पर एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ओवरनाइट पाम तेल और सोयाबीन में बढ़त देखने को मिली, लेकिन सनफ्लावर और आरएम सीड की बात करें तो यहां पर गिरावट है। इन द मीनवाइल ये बात हम करते ही रहे हैं कि पाम तेल का उत्पादन इंडोनेशिया, मलेशिया में काफी ज्यादा है और वो इसी क्वार्टर में नहीं अगले क्वार्टर में भी सरप्लस रह सकता है, तो उसका दबाव यहाँ पर प्राइसेस में पड़ेगा। हमारे साथ एसईए के ईडी डॉक्टर वीवी मेहता है। डॉक्टर मेहता, नमस्कार। क्लियरली भारतीय बाजारों में तो हमने रिटेल भाव यहाँ पर नीचे लाते हुए देखा ही है कंपनीज को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की उठापटक है और जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, कैसे देखते हैं आप इंडियन मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट? अगर आप देखें 1 जून से अब तक लास्ट 2 महीने में कम से कम पाम $700 तक नीचे चला गया। सनफ्लावर जो $500 के नीचे करीब अभी नीचे है, सोयाबीन $450 है। और जैसे पहले भी बताया था कि उनकी इम्पैक्ट अभी लोकल प्राइस में आ रही है। पाम ऑयल कम से कम 30,000 रुपये नीचे चला गया लोकल में। सोया सन ऑल्सो 20 से 25,000 रुपया पर टन निकल गया लोकल में। कॉटन सीड ऑयल, राइसबर्न और सारे तेल नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की जो इम्पैक्ट अभी आ रही है, जो 20-25 दिन पहले जो भाव कम हुआ है उसकी इम्पैक्ट अभी आ रही है, जो बार बार हम गवर्नमेंट को भी बताते थे कि पर्कुलेशन टेक्स टाइम्स अबाउट 20-25 डेज, तो अभी वही इम्पैक्ट आ रही है। और एक हमारे लिए कंज्यूमर के लिए अच्छी निशानी है कि अभी फेस्टिवल आ रहा है और प्राइस नीचे गिर रही है। और जैसे देख रहे हैं कि पाम की जो इन्वेंट्री बिल्टअप हुई है मलेशिया में या इंडोनेशिया में, और साथ में हाई साइकिल पीरियड है, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा जैसे आपने भी बताया, तो अगले 2-4-6 महीने तक प्रोडक्शन ज्यादा ही होगा। और उनके लिए भी प्रॉब्लम हुआ कि भाई कैसे उसे डिस्पोज करें। अभी इंडोनेशिया की बात करें कि 35% ब्लेंडिंग में हम लेके जाएंगे, जो भी करना चाहते हैं, मगर उसका भी एक लिमिटेशन है।
तो नेचुरली इट विल हैव प्रेशर ऑन द प्राइस, और लगता है कि पाम ऑयल की प्राइस और नीचे गिरेगी, थोड़ी और नीचे जा सकती है। ऑफ कोर्स लास्ट 2 दिन में मार्केट जरा ऊपर गई है जी, क्योंकि ये प्राइस में बाइंग निकला है, जो अभी 2 महीने में काफी बाइंग कम था। हाँ जी। सडनली इंपोर्टर फाइंड के इज लुक्रेटिव टू इंपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो बाइंग निकला, इसके लिए प्राइस ऊपर गई है। पर ओवरऑल मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राइस और भी 10-15% नीचे गिर सकते हैं। कोई उसमें आई वोंट फाइंड एनी रीजन कि मैं नहीं क्यों जाएगी, अच्छा क्योंकि जो सप्लाई सिचुएशन है और डिमांड से दोनों मिला के हम करें तो जी, प्राइस नीचे नीचे जा थोड़ी सकती है। संभावना है। इंडियन मार्केट्स में अगर हम टीआरक्यूज देखें तो आप कहेंगे उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से यहाँ पर आ चुका है, और क्या कंपनीज का वहाँ रिएक्शन है? देखिए, टीआरक्यू जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया है 20 लाख टन सोयाबीन ऑयल के लिए, 20 लाख टन सनफ्लावर ऑयल का, और अभी सबके हाथ में लाइसेंस आ गए हैं प्रैक्टिकली। तो इंपोर्ट में जो रुका हुआ था इंपोर्ट, वो इंपोर्ट अभी खुल रहा है, तो सारे इंपोर्ट आ रहा है। तो हो सकता है कि ये महीने जुलाई और अगस्त में इंपोर्ट ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द टीआरक्यू, जी, तो उसका भी प्रेशर लोकल में बढ़ेगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी विल बी मच बेटर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो प्राइस भी कंफर्टेबल होगी, या तो स्लाइडली नीचे भी सनफ्लावर ऑयल या तो सोया ऑयल या तो लोकल ऑयल ग्राउंडनट और मस्टर्ड ऑयल में भी इनकी इम्पैक्ट आएगी। ओके, हाँ जी। ओके, तो फिर प्राइसेस इन लेवल से भी क्या नीचे जाते हुए दिखेंगे क्या फिर ऐसे में मिस्टर मेहता? प्राइस देखिए, इफ यू आस्क मी वेरी फ्रैंक ओपिनियन, यस, क्योंकि जो प्रेशर बना है पाम का प्रेशर है, और टीआरक्यू की वजह से अभी सारे वेसल आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है, उसके वजह से अवेलेबिलिटी हायर देन दी रिक्वायरमेंट डिमांड, तो नेचुरली इट विल पुट ए प्रेशर ऑन द प्राइस, तो प्राइस और नीचे गिर सकती है। आई वोंट फाइंड कि अभी उसे नहीं क्यों नहीं गिरेगी थोड़ी बहुत, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फॉल, क्योंकि जैसे नीचे प्राइस आएगी अगेन बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। कंज्यूमर भी अभी जो फेस्टिवल सीजन, तो उनका भी डिमांड निकलेगी, कंज्यूमर की भी, और इंपोर्ट में भी डिमांड निकलेगी, तो दोनों अब इफ यू लुक एट, तो प्राइस थोड़ी गिर सकती है, उसमें कोई दो मत नहीं है। ओके, अनुज आपका व्यू क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है एडिबल ऑयल पैक पर? दीपाली जी देखिए, हमारे यहाँ पर अगर देखें तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया इंडिया में, और जो डिमांड है, जो हम पिछले 1 महीना पहले देख रहे थे गर्मी में डिमांड नहीं देखने को मिल रही थी, अब वो डिमांड यहाँ पर बढ़ी है। इवन इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस बढ़े हैं, भारत में जो इंपोर्ट टीआरक्यू हुआ है उसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम डिमांड की वजह से आता हुआ दिखाई दिया है, और हमने देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में फेस्टिवल डिमांड की वजह से भावों में तेजी रह सकती है। ऑलरेडी हमने काफी लोअर लेवल आते हुए देखे थे, चाहे हम मस्टर्ड की बात करें, चाहे सोयाबीन की बात करें, या फिर अगर हम रिफाइंड की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। साथ में एनर्जी प्राइसेस से भी जो ऊपर आए उससे भी मार्केट क्यूज लेता हुआ दिख रहा है। बायो फ्यूल की डिमांड की वजह से भी हमने तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी एडिबल ऑयल्स के अंदर एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है। चाहे अगर हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें या फिर हम एडिबल ऑयल की बात करें, तो सभी के अंदर एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी एक शॉर्ट टर्म में एक तेजी का ट्रेंड रहेगा, मस्टर्ड हो, सोयाबीन हो या पाम हो। अब आने वाले दिनों में एक तेजी का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी प्राइसेस पर व्यू मिला है। मेहता जी ने भी अपने व्यूज दिए हैं फिलहाल के सिचुएशन पर, प्राइसेस के ट्रेंड पर, अवेलेबिलिटी पर। शुक्रिया मेहता जी आने के लिए शो में, और अनुज आपका भी शुक्रिया अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, तो मैं बहरूत्रा के साथ। नमस्कार।